आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बच्चों प्लांट किंगडम चैप्टर 3 11th क्लास का, और उसका हम देख रहे हैं भाग 5, जिसमें हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले पार्ट्स में बच्चों हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से जो हमारा पादप जगत है उसमें वर्गीकरण कैसा किया गया, जैसे कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण या फिर हम कहें जातिवृत्ति वर्गीकरण। इसके साथ ही हमने देखा था शैवाल में किस तरीके से विकास हुआ, फिर वो कैसे जो है उनके एग्जाम्पल हमने देखा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब जो है हमारा ब्रायोफाइट्स। हाँ बच्चों, शैवाल के बाद जो विकासात्मक पादप जगत में आया वो आया ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स क्या है? तो हमने बात करी थी बच्चों, जब हमने विकासात्मक स्टेज देखी थी, चले जाइए वापस से, हम जा रहे हैं फ्लैशबैक में। तो हमने ये देखा था कि वहाँ पर जब हमने विकासात्मक स्टडी देखी थी या स्टेजेस देखी थी, तो शैवाल में क्या था बच्चों? जड़ तना पत्ती नहीं था, हाँ या ना? तो ब्रायोफाइट्स में भी जड़ तना पत्ती नहीं है वास्तविक रूप में, लेकिन इसमें जैसे डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ? जड़ के समान, तने के समान और मूल के समान क्या हुआ? सॉरी, जो तना है उसके समान संरचनाएं बनने लगी। इसी कारण से इसमें हम क्या बोल रहे हैं, ये शैवाल के बाद वाला विकासात्मक पादप समूह है, जिसके अंदर जड़, तना और जो पत्ती है उसकी समान संरचनाएं बनने लगी। हाँ, वास्तविक रूप से तो प्रेजेंट नहीं थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहाड़ियों के ये नम तथा छायादार क्षेत्रों में प्रेजेंट रहते हैं। जो ब्रायोफाइट्स है वो कहाँ मिलेंगे बच्चों? जहाँ पर नम स्थान होंगे, पहाड़ियों पर जहाँ पर नमी सी होगी, या जिसको हम मॉइस्चर कहें या बारिश वाली जगह कहें ज़्यादातर, या फिर छायादार क्षेत्र जहाँ पर बहुत अच्छी शेडो हो, छाया हो, वहाँ पर भी ये इजीली क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं और उग जाते हैं। ठीक है, इन्हें पादप जगत में जल स्थलचर भी कहते हैं। ऐसा क्या है कि भैया ब्रायोफाइट्स को जल स्थलचर कहते हैं? ये दो शब्दों से समाहित है बच्चों, जल, ठीक है, और स्थलचर। चर यानी कि विचरण करने वाले, यानी ये जल में भी विचरण कर रहे हैं और स्थल में भी विचरण कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसा क्या है कि इनको जल स्थलचर कहा? तो इनमें ये क्वालिटी है या इनमें ये फीचर्स है या इनमें एक लक्षण है, ये क्या करते हैं? आराम से स्थल पर जीवित रह सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा पादप समूह है जो स्थल पे भी क्या कर सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। लेकिन इनको जब निषेचन की क्रिया की आवश्यकता होगी, जब इनको अपनी संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी, निषेचन का इनका समय आएगा, उस दौरान इनको जल की ही आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण है कि इनको हम जल स्थलचर कह रहे हैं। आया समझ में? तो इन पाने पादप जगत में जल स्थलचर भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन की क्रिया के लिए ये जल पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट लाइन है, ये अनुक्रमण, जो अनुक्रमण होता है बच्चों, जो लाइफ साइकिल जो होती है या जो पारिस्थितिकी होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है? आकारिकी। अब ब्रायोफाइट का जो शेप है, जो साइज है, या उसकी हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें या हम उनकी आकारिकी के बारे में बात करें, तो ऐसा क्या है? तो इनकी जो पादप काय है बच्चों, जो इनकी मुख्य पादप काय है, वो शैवाल की अपेक्षा अधिक क्या होती है? विभाजित होती हैं, विभेदित होती हैं। नेक्स्ट थिंग है, पादप काय जो है वो एक थैलस की तरह होती है और सीधी स्ट्रक्चर बनाती है। यानी कि ये जो पादप काय है वो कैसी है बच्चों? इस तरह से ये एक थैलस की नुमा संरचना लिए हुए होती है। यह एक कोशिक एवं बहुकोशिक मुलाय द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। ये जो बच्चों जो पादप हैं वो कैसे, मतलब यहाँ आप देखिए, यहाँ हम बोल रहे हैं इस तरीके से, या फिर हम कहें इस तरीके से, ये जो है ये हमारा हो गया थैलाब स्ट्रक्चर यानी कि ब्रायोफाइट। ये यहाँ पर कुछ मुलाब पाए जाते हैं। ये क्या है? मुलाब। ठीक है, ये मुलाब एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं? सबस्ट्रेटम। ये सबस्ट्रेटम है जहाँ से इसको पोषण मिल रहा है, या जहाँ से ये अटैच है, जहाँ से ये कनेक्ट है, जहाँ से ये जुड़ा हुआ है। तो इन मुलाब के द्वारा ये इस सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है ताकि ये इजीली पोषण ले सके। और ये जो मुलाय है बच्चों, ये एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। तो हमने कहा
कि यह एक कोशिक एवं बहुकोशिक मूलाए द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इसमें वास्तविक मूल, वास्तविक तना, वास्तविक पत्तियां नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें वास्तविक मूल नहीं पाई जाती, वास्तविक तना भी नहीं पाया जाता और वास्तविक जड़ें भी नहीं पाई जाती है, किंतु इनमें मूल सम यानी कि जड़ों की समान संरचना, पत्ती सम यानी पत्तियों के समान संरचना एवं तने के समान संरचना पाई जाती है। इसी कारण से ये शैवाल से विकसित समूह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है जनन क्रिया, कि भाई ब्रायोफाइट्स में जो जनन क्रिया है, जो अपनी यदि संख्या में वृद्धि करना चाहते हो तो कौन कौन सी क्रियाएं ये करते हैं। ब्रायोफाइट्स की जो मुख्य काय है बच्चों, जो इसकी मुख्य काय होती है वो अगुणित होती है। आपको हमने जब से ये चैप्टर मतलब स्टार्ट किया है तो मैंने इतनी बार बता दिया कि जो द्विगुणित है वो क्या होता है, अगुणित है वो क्या होता है। यानी कि यहाँ पर जो गुण सूत्रों की संख्या होगी बच्चों वो कैसी होगी, n होगी। यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो कैसी है बच्चों, हैप्लॉइड है। कैसी है, हैप्लॉइड हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ गुणसूत्रों की संख्या क्या है, n है। तो हम ब्रायोफाइट्स की जो मुख्य काय के बारे में जब बात करेंगे तो ये क्या होगी, अगुणित होगी, n टाइप की होगी या हैप्लॉइड तरह की होगी। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रायोफाइट जो होते हैं बच्चों वो युग्मकों का निर्माण करते हैं, जैसे कि नर युग्मक, जैसे कि मादा युग्मक, है ना। तो ये क्या है, ब्रायोफाइट्स युग्मकों का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि इनको युग्मोद्भिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग क्या होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी जो लैंगिक अंग है, जो लैंगिक जनन क्रिया करने में सक्षम होते हैं, वो लैंगिक अंग कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर है, बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो लैंगिक अंग बनेगा किस में, ब्रायोफाइट्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, जो नर जनन अंग है उसको हम बोलेंगे पुधानी, है ना, पुधानी है। और इस पुधानी से द्विकशाभिक, द्विकशाभिक यानी कि फ्लैजिला पाया जा रहा है। कैसा, द्विकशाभिक यानी कि दो जो कशाभ है यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पुमणु बनाएगा या जो ये पुमंग बनाएगा वो कैसा है, चलायमान है, गति करने में सक्षम है, मोशन कर सकता है। तो ये कैसा है, द्विकशाभिक, यहाँ पर जो फ्लैजिला है या कशाभ है प्रेजेंट होते हैं। मादा जनन अंग की जब हम बात करेंगे तो हम इसको स्त्रीधानी कहते हैं। यानी कि ब्रायोफाइट्स में जो मादा जनन अंग है उसको हम क्या कह रहे हैं, स्त्रीधानी कह रहे हैं। ये फ्लास्क के आकार की होती है। जी बच्चों, ये इसी तरीके से फ्लास्क के आकार की होती है। इस फ्लास्क में एक क्या होता है, अंड होता है, जहां पर क्या होता है, जो पुमंग है वो आकर के क्रिया करता है। अब बच्चों एक छोटी सी बात वापस से हम याद दिला रहे हैं, बता नहीं रही हूँ नई बात, क्योंकि पहले बता चुकी हूँ कि इनको जल स्थलचर कह रहे थे। निषेचन की क्रिया हो रही है, जनन की क्रिया हो रही है, तो जो पुमंग बनेंगे किस में, पुधानी में। यानी कि जो नर जनन अंग है पुधानी, उसमें जब नर युग्मक जो बनेगा जिसको हम पुमंग कह रहे हैं, ये नर युग्मक क्या करेगा, पानी में छोड़ दिया जाता है। यानी कि ये जो पुमंग जो ये पुधानी है, इससे ये पुमंग बन गया। ये पुमंग क्या है बच्चों, नर युग्मक है। क्या है, नर युग्मक है। इस नर युग्मक को अब क्या करेंगे, मान लीजिए इस तरह की शेप है और ये मतलब द्विकशाभिक होता है, हमें पता ही है। तो ये द्विकशाभिक है तो ये गति करेगा और ये गति करते करते क्या हो जाएगा, पानी में आ जाएगा। पानी में आ गया। अब इस पानी में क्या है कि जो ब्रायोफाइट है उसकी जो स्त्रीधानी है, ठीक है, स्त्रीधानी के संपर्क में ये आते हैं। कौन, ये वाले जो पुमंग है, जो गतिमान है, जो चलायमान है, वो क्या करेंगे, इस स्त्रीधानी के अंदर जो अंडप है, ठीक है, यानी कि इस तरीके की संरचना है, अंडप है, और ये जो चलायमान जो पुमंग है वो आएगा और यहाँ पर ये जल में क्रिया हो रही है बच्चों, सारी कहाँ पर हो रही है, जल में निषेचन क्रिया हो रही है। ये आएगा यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा, निषेचन करेगा और क्या बना लेगा, युग्मोद्भिद बना लेगा। आया समझ में, युग्मक का निर्माण कर लेगा। तो इस संलग्न से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा।
युग्मनज के तुरंत बाद बच्चों न्यूनीकरण विभाजन नहीं हो रहा। यहाँ पर कोई भी मतलब एक जो युग्मनज बना है, जो हमारी ये द्विगुणित, ठीक है, जो ये 2n वाली जो हमारी सेल कोशिका बनी है, युग्मनज बना है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये मतलब मुक्त जीवी टाइप का नहीं है, ये मतलब उससे अलग ही नहीं हो रहा है। यह एक बहुकोशिक बीजाणु उद्भूत, यानी कि ये क्या कर रहा है, स्पोरोफाइट बना रहा है। यह मुक्त जीवी नहीं है। मुक्त जीवी का मतलब होता है कि ये नर युग्मक, सॉरी, यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक है, इन्होंने क्रॉस किया, एक युग्मनज बना लिया। ये युग्मनज अभी भी इसी मात्र कोशिका में है, ये अलग से नहीं जा रहा है, ये एक प्रकाश संश्लेषी सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मुक्त जीवी नहीं है, इसमें कोई विभाजन नहीं हो रहा। विभाजन नहीं हो रहा है तो ये इसी के साथ रहेगा। इसी के साथ क्यों रहेगा? क्योंकि बच्चों आप देखो, किसी भी बच्चे को, जैसे छोटा बच्चा, यदि हम ह्यूमंस की बात करें तो फीमेल में जब बच्चा जनरेट होता है तो वो वॉर्म में रहता है जब तक कि उसको पूरा पोषण ना मिल जाए। ये बात सही है। दूसरी बात, इसी तरीके से जब यहाँ पर जनन क्रिया हो रही है, जो युग्मनज बन रहा है उसको अभी पोषण की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसका मुक्त विभाजन नहीं हुआ, वो मुक्त जीवी नहीं है, तो वो पोषण कहाँ से ग्रहण करेगा? वो पोषण उसी कोशिका से ग्रहण करेगा जो कि प्रकाश संश्लेषी है। ठीक है, तो ये इससे अपना भोजन प्राप्त करता रहेगा, ये युग्मोद्भिद से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं जो स्पोरोफाइट है उसकी कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण हो रहा है। तो जो स्पोर्स बन रहे हैं उसकी कुछ सेल्स में क्या हो रहा है बच्चों? न्यूनीकरण विभाजन हो रहा है, जिससे ये अगुणित बीजाणु जो हैं, अगुणित जो बीजाणु बने हैं वो अंकुरित हो रहे हैं और युग्मोद्भिद का क्या हो रहा है? विकास होता जा रहा है। अब है बच्चों, जिस तरीके से हमने शैवाल के क्या पढ़े थे, महत्व पढ़े थे, उसी तरीके से ब्रायोफाइट्स के भी कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, उपयोगिताएं होती हैं। हालांकि शैवाल की उपयोगिता ज़्यादा है, लेकिन बच्चों जो ब्रायोफाइट्स के महत्व हैं वो भी अपने आप में कम आके नहीं जा सकते, यानी कि जितने भी हैं इनके महत्व वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग है, अपने आप में वजनदार है। मतलब इसके जो महत्व है वो वजनदार है, कम है लेकिन वजनदार है। ये ऐसा भी तो होना चाहिए कि संख्या में कम हो लेकिन हम बहुत ज़्यादा ताकतवर है कि नहीं? तो इसी तरीके से जो ब्रायोफाइट के महत्व हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। देखते हैं अपन ये कुछ मांस, जो इनमें से, ये बच्चों मांस, वो वाला मांस, मीट वाला मांस नहीं है। ठीक है, आप सोचो कि मांस है, नहीं। ये क्या होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बच्चों, वो एक होते हैं मॉस की तरीके से, इसको मॉस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉस। ठीक है, ऐसे MOSS, ठीक है, मॉस बोलते हैं। और एक होता है लीवरवर्ट। ठीक है, क्या होता है, हाँ मैंने आधी हिंदी आधी इंग्लिश लिख दी। ठीक है, लिखते लिखते आदत हो गई है, तो इसको लीवरवर्ट भी कहते हैं और एक मॉस। ये दो भागों में बटा होता है। तो यहाँ पर ये कुछ मॉस के बारे में बात हो रही है, नहीं, ब्रायोफाइट्स का एक समूह है जिसको मॉस कहते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। ये जो मॉस है कुछ शाकाहारियों के द्वारा, स्तनधारियों द्वारा, पक्षियों के द्वारा तथा प्राणियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण की जाती है। यानी नहीं तो आप अभी ऐसे लाइन पढ़ लेते, कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारी, तो आप ये कहते हैं मांस शाकाहारी कैसे खाते हैं? यही वाली चीज आती है ना दिमाग में, इसलिए मैंने क्लियर करी। जो मांस है ये ब्रायोफाइट का एक रूप है। ये मांस जो है बच्चों, ये जो मॉस है ये शाकाहारी, स्तनधारी, पक्षियों और जो कुछ प्राणी हैं उनके रूप में ये कंज्यूम किए जाते हैं भोजन के तरीके से। स्फैग्नम, जो स्फैग्नम है बच्चों, उसके कुछ स्पीशीज जो है पिट प्रदान करती है, इसी के साथ में ये ईंधन के रूप में भी काम आती है। कई बार आपने सुना होगा बच्चों कि ईंधन की कमी होती जा रही है, बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस पे लगातार काम करते जा रहे हैं कि अब ईंधन कैसे जनरेट करें। बेचारे जो, मतलब आप खुद सोचो ना, बिना ईंधन के, बिना पेट्रोल के हम कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते, अब आदत हो गई है। तो अब इसकी, अब इतनी सारी जनसंख्या है, इतनी सारी खपत हो रही है, तो कहीं भी तो कभी खत्म होंगे ना, ये स्रोत जो है कभी ना कभी खत्म होंगे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जीवों का इस्तेमाल किया। किसका किया? जीवों का, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका इस्तेमाल किया और क्या बनाना शुरू किया? डीजल, पेट्रोल, जैसे आपने नाम सुना होगा, बायोडीजल है, बायो पेट्रोल है। तो ये कैसे बना, जैविक ईंधन कैसे बना बच्चों? ये जो पादप है वो जीवों की श्रेणी में ही आते हैं। तो इन जो ब्रायोफाइट्स है इनका यूज किया और ईंधन के रूप में बनाना शुरू किया, जिसको हम बायोडीजल के नाम से भी जानते हैं। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद अभी सर्च करना, ठीक है, कि बायोडीजल क्या होता है, कैसे बनता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा हम बायोडीजल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम देख रहे हैं
इनका उपयोग यानी कि ब्रायोफाइट्स का उपयोग जो है बच्चों वो पैकिंग में भी किया जाता है, और इसके अलावा जो सजीव पदार्थ हैं उनकी स्थानांतरण के लिए भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट्स में पानी रोकने की क्षमता होती है। आपसे पूछा जाए कि जो ब्रायोफाइट्स है वो सजीवों के स्थानांतरण में क्यों उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, पानी रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। फिर है हमारे पास जो ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि जो मॉस है, ठीक है, चट्टानों पर उगते हैं, जिससे ये पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण कारक की तरह कार्य करते हैं। ऐसा क्यों बोला गया मॉस के लिए? आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है मॉस में जो कि पारिस्थितिकी साइकिल में, जो पारिस्थितिकी है, हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारे एनवायरनमेंट है, उसमें कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कैसे उपयोग में आ रहा है। तो बच्चों मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल देती हूँ। मतलब आपको ये लगेगा कि मैम क्या बोल रही है, बट बच्चों को रिलेट करेगा, आप सुनिएगा, ठीक है। तो मैं बताने जा रही हूँ, मान लीजिए कि आप ही हो, आप एक घर में रहते हैं और उस घर में आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जैसे किचन है, किचन का सामान है, वॉशरूम है, बेड है, सोफा है, जो भी आपको रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए वो सारा सामान है, फाइन। फिर क्या हुआ, अचानक आप जॉब करते हैं और आपका ट्रांसफर हो गया, और जहां पर आपको ट्रांसफर हो वो कंपनी आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है जो अभी आपको चाहिए, है ना, जीवन यापन करने के लिए। तो अब आप ये सोचेंगे कि अभी इतना सारा सामान मैं कहाँ लेकर जाऊं। तो आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त को बोला कि ऐसे कर दोस्त या भाई, तू ऐसे कर, यहाँ रह ले और तू उस सामान को भी यूज कर, ठीक है। तो अब उस लड़के के पास, जो आपका दोस्त था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने क्या किया, वो जगह, वो मतलब जो एक तो जगह आपने प्रोवाइड करा दी, ऊपर से उसको सारा सामान भी प्रोवाइड करा दिया, तो उसको जो जीवन जीने का जो तरीका हो जाएगा वो बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, हाँ या ना। तो आपने क्या किया, उस वाले दोस्त को, जो आपका दोस्त है, उसको एक जगह प्रोवाइड करा दी ताकि वो आराम से रह सके। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जो बच्चों मॉस होती है, ये क्या करती है, मॉस में एक क्वालिटी होती है, ये जहाँ चट्टानों पर रहती है वहाँ पर एक पारिस्थितिकी जो वातावरण है वो क्रिएट कर लेती है, जिससे कि जो उच्च कोटि के पादप होते हैं, जो बड़े बड़े बिग ट्रीज होते हैं, वो चट्टानों पर आराम से उग सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने, जो मॉस है बच्चों, उसने उस चट्टान पर क्या कर दिया, उसको ऐसा अनुकूल बना दिया कि वहाँ पर पादप जगत है जो आराम से क्या कर सकता है, विकास हो सकता है, उसका विकसित हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकता है। इसी तरीके से यही कारण है कि जो मॉस है वो पारिस्थितिकी में भी एक मुख्य कारक की तरह कार्य करता है। तो इन्हीं कारण से, मॉस की वजह से उच्च कोटि के जो पादप है वो चट्टानों के अनुरूप बन जाते हैं और इजीली वहां पर ग्रो कर जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। इसके अलावा जो मॉस है बच्चों, वो मिट्टी पर एक सघन परत बना लेती है। इसके अलावा मैं एक और आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ जो बहुत ही इजीली समझ में भी आ जाएगा। देखो बच्चों, जैसे आपके पास एक गमला होगा, गमले में आप पाइप से बहुत तेज पानी दीजिए, मतलब प्रेशराइज करके, प्रेशर करके, जैसे अपन उंगली लगा के या थंब लगा के बहुत ज़्यादा प्रेशर से देते हैं पानी, दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो गमला है उसमें वहाँ पर गड्ढा बन गया है, वो वहाँ से मिट्टी जो है वो हट गई है ना। लेकिन यदि आप ऐसा ही काम तेज धार से आप घास जहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पे ग्रास बनी हुई है, उस पे दीजिए, तो वहाँ पर क्या होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पर मॉस ने क्या कर लिया है, एक परत बना ली है, बहुत अच्छी सी एक लेयर बना ली है। तो जब बारिश की बौछारें आती है तेज, तो मिट्टी का अवक्षेपण रुकता है, सॉइल इरोजन रुकता है, मिट्टी का कटाव रुकता है। तो कितने अच्छे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनके जो कार्य हैं वो बहुत ज्यादा वजनदार हैं, जो इनका महत्वपूर्णता है वो बहुत ज्यादा वजनदार है। तो मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना लेते हैं। ये जब जो बारिश की बौछारें आती है, जो मृदा के अवक्षेपण को या सॉइल इरेजन को रोकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं जो ब्रायोफाइट्स हैं, ये बच्चों दो समूह में बांटे गए हैं। एक तो है लीवरवर्ट, दूसरा है मॉस, जैसे हमने आपको पहले बता ही दिया था। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लीवरवर्ट के बारे में। किसके बारे में? लीवरवर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं।
जो लीवरवर्ट है इनका आवास स्थान कैसा है, क्योंकि ब्रायोफाइट है तो बच्चों ये भी नमी वाले क्षेत्रों में होंगे, छायादार स्थानों पर इजीली अवेलेबल होंगे। इसके अलावा ये नदियों के किनारों पर, दलदली स्थानों पर, गीली मिट्टी पर और पेड़ों की छायादार स्थानों पर इजीली, या छालों पर हम बात करें जैसे ये छाल होती है, ये ट्रंक जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर भी आपको लीवरवर्ट आराम से देखा जा सकता है। फिर है इनकी आकारिकी। लीवरवर्ट का शेप साइज किस तरीके का है, तो बच्चों इनका जो पादप काय है वो कैसा होता है, थैलासाब होता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं यहाँ पर, तो ये जो है एक लीवरवर्ट का जो है मतलब एक डायग्राम है जिसका एग्जाम्पल है बच्चों मार्केंशिया। क्या है, मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि मादा जो लीवरवर्ट है वो कैसा है और जो नर लीवरवर्ट है वो कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थैलाब है वो मतलब जो पादप काय है वो थैलाब की संरचना में है, एग्जाम्पल मार्केंशिया। फिर जो थैलस है बच्चों वो पृष्ठाधार होते हैं, मतलब पृष्ठीय संरचना उनकी होती है। अधस्तर जो बिल्कुल चिपके रहते हैं, ये मत सोचिएगा कि इसके पास कोई फेविक्विक है, फेविस्टिक है या फेविकोल है कि भैया जोड़ बना हुआ है और वो जो अटैच जो है डिटैच नहीं हो पा रहा, हट नहीं पा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये अधस्तर से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। पत्तीदार सदस्यों में पत्ती की तरह, देख लो बच्चों बात वही आ गई है, पत्तीदार सदस्य तो हम बोल रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि वास्तविक पत्ती मिलती है, नहीं। पत्तीदार सदस्यों में पत्ती की तरह जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं वो तनों की तरह संरचना बना करके अलग दो कतारें बना लेती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी आकारिकी। अब है लीवरवर्ट में जनन क्रिया कैसे पाई जाती है। तो बच्चों जो अलैंगिक जनन होता है वो थैलस में विखंडन या विशिष्ट संरचना जैमा द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक थैलसनुमा संरचना है, यहाँ पर ये इस तरह के जैमा कप जिसको हम कहते हैं जैमा रूपी पात्र, ये क्या करते हैं बच्चों, विखंडन हो जाता है। ये इस तरीके से मान लीजिए कि इनमें विखंडन हो गया, तो जो एक जैमा कप है वो एक नई कोशिका बनाएंगे, एक नया ब्रायोफाइट बनाएंगे या एक नया लीवरवर्ट बनाएंगे। तो जो लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन क्रिया पाई जाती है वो कैसी है, विखंडन विधि के द्वारा होती है। इस विखंडन से जो भी एक जो खंड बनेगा वो एक जैमा पात्र कहलाएगा, जैमा कप कहलाएगा। आया समझ में। तो जैमा कप ये छोटे छोटे पात्रों में स्थित होते हैं। ये अपने जो पैतृक पादप है, मान लीजिए जैसे ये है, इसमें खंड हुआ, ये अपने पैतृक पादप से अलग हुआ और एक नया पादप इसने बना लिया। तो क्या करा, एक नया पादप इसने बना लिया। अब है लैंगिक जनन। जो बच्चों लैंगिक जनन है वो किस तरीके से पाया जाता है, तो नर एवं मादा लैंगिक अंग जो होता है वो थैलस तथा दूसरे थैलस पर इजीली बनते हैं। फिर जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, स्पोरोफाइट में एक पाद, एक सीटा तथा कैप्सूल्स होते हैं। इन कैप्सूल में मियोसिस के बाद क्या होते हैं बच्चों, स्पोर बनते हैं। और ये क्या होते हैं, स्पोर अंकुरित होकर के, अभी मैं डायग्राम के द्वारा बताऊंगी, डोंट वरी। तो स्पोर जो होते हैं वो अंकुरित होते हैं, अंकुरित होकर के ये नया मुक्त जीवी युग्मोद्भिद बना लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया, देखो मैं आपको एक डायग्राम बता रही हूँ बच्चों, इधर देखिए आप। ठीक है, ये क्या है, मार्केंशिया का एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक संरचना बनी हुई है इस तरह की, और ये भी हमारा मार्केंशिया है, और यहाँ पर जो संरचना बनी हुई है वो इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं कि इस जो थैलाब जो संरचना है, यहाँ पर ये जो संरचना है वो एक फ्लावर की तरह लग रही है, विकसित तरीके से लग रही है, जबकि यहाँ पर जो संरचना बनी हुई है ये विकसित तरीके से नहीं लग रही। तो बच्चों जो एकदम विकसित तरीके से फूल की तरह संरचना दिखे, ये तो हो गया मादा। यानी कि अब आप मादा मार्केंशिया को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान कर सकते हो इनकी इस संरचना को देख करके। और यदि इस तरह की संरचना है तो हम बोलेंगे इसको नर जो है वो है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, इनमें निषेचन की क्रिया होती है। किस तरीके से होती है, मान लीजिए कि ये आया अपना, यहाँ पर ये जो फ्लावर है बच्चों, है ना, इस फ्लावर के बारे में बात करिए, ये वाला डायग्राम। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये स्त्रीधानी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर जो बीजाणु बनेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, इस नर के पास जाएंगे या नर इसके पास आएगा और एक निषेचन की क्रिया करके क्या बना लेंगे, युग्मक बना लेंगे। ये बन गया, युग्मक बन गया। अब ये युग्मक जो है बच्चों, ये जाकर के फर्दर क्या बनेगा,
कैप्सूल से स्पोर बना लेगा और ये स्पोर वापस से इस युग्मोद्भिद में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी एक डायग्राम आएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो बच्चों जब अपन मॉस पढ़ेंगे, मॉस के अंदर हमारे पास पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मैं इधर क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ब्रायोफाइट में लीवर वर्ड तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स प्रिपेयर करना है, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको सर्च करनी है, आपके नोट्स में स्पेशल नोट्स बना के लिखना है। फिर मिलते हैं अपन नए पार्ट के साथ में। धन्यवाद।